गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गैस स्टेट का लास्ट लेक्चर हम देखते हैं। कुछ चीज़ें बची हैं, बाकी अधिकांश हो चुका है। कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन बचा है और कुछ एक्स्ट्रा है, तो वो सारा हम करवा देते हैं और उसके बाद आप सीट पूरी कर लेना। जिसके पास सीट नहीं है वो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करे, सीट उसको दे दी जाएगी। आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको सीट दे दी जाएगी। आपको मैसेज कैसे करना है? अपनी क्लास, अपना मीडियम, दोनों मैसेज करना है। आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं कोई इशू नहीं है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, सीट आपको मिलेगी। जब सीट में कोई डाउट होगा तो वो भी आपको दिया जाएगा। अगर आपके ज़्यादा डाउट आ रहे हैं तो बता दें, आपको पूरी सीट का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो ये नंबर आप नोट कर लें। तो आगे बढ़ते हैं। अमागेल्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम। पहली बात जो इसमें काम की है वो ये है कि ये जो नियम है ये कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे एप्लीकेबल होता है। पहली काम की बात। दूसरी जो इसमें काम की बात है, इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका ओनली मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है। ये नियम कहता क्या है, कोशिश करेंगे इस बोर्ड पे पूरे पे समझ में आ जाए। तो देखो ये नियम क्या कहता है। ये नियम कहता है कि किसी भी कंटेनर में जो टोटल वॉल्यूम होता है, जो कुल आयतन होता है, किसी भी निश्चित ताप दाब पर जो कुल आयतन होता है, ये सम ऑफ पार्शियल वॉल्यूम ऑफ देयर कंपोनेंट्स। इसका मतलब समझिए। ये नियम कहता है कि निश्चित ताप दाब पर किसी भी कंटेनर में ए गैस है, बी गैस है, सी गैस है। ये तीन गैस है, ज्यादा भी ले सकते हैं। तो कुछ वॉल्यूम वी ए का वॉल्यूम ए, बी का वॉल्यूम बी, सी का वॉल्यूम सी। अभी हमने कहा था कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। इसका मतलब क्या है? क्योंकि मैंने ही पहले ये समझाया है कि वी ए अगर इसमें है तो उसका वॉल्यूम इस कंटेनर में, इस पूरे कंटेनर के इक्वल होगा। बिल्कुल होगा। बी गैस अगर इसमें है तो उसका वॉल्यूम जो है वो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम होगा। अगर मैं इसमें सी डालता हूं, वी सी, मतलब सी गैस भी इसमें है, तो सी गैस का भी पूरा वॉल्यूम वी ही होगा। इसलिए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। फिर ये कैसे एप्लीकेबल होता है उस पर विचार करते हैं।
अगर A है तो उस गैस के मोल में A ले लेता हूं, B है तो B गैस के मोल में B ले लेता हूं, C है तो C गैस के मोल में NC ले लेता हूं। अब एक काम करिए आप, इस कंटेनर में कोई भी प्रेशर है और कोई भी ताप है, इसे मैं फिक्स कर देता हूं एक निश्चित ताप दाब पर। अब इसमें से A निकाल लो किसी दूसरे कंटेनर में, मैंने A ले लिया, ठीक है, और यहां पर मैंने जो पिस्टन लिया ये चलायमान पिस्टन है, मूवेबल है, ये मूविंग पिस्टन है। अब मैं इसमें केवल A गैस ले रहा हूं, इसमें मैं केवल A गैस ले रहा हूं, ठीक है जी। और यहां जो प्रेशर है वही मुझे P लेना है, और यहां जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर मुझे T लेना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो वॉल्यूम कवर करेगा A गैस वो उसका VA कहलाएगा। अब नियम कहता है कि समान ताप दाब की अवस्था में कंपोनेंट का आंशिक आयतन, पार्शियल वॉल्यूम आंशिक आयतन का योग कुल आयतन होता है। मतलब अगर V टोटल मुझे चाहिए, V टोटल अगर मुझे चाहिए तो VA के प्लस B के प्लस VC के सम के इक्वल होगा, ठीक है। इसे प्रूव करेंगे हम बाद में। अभी ये थोड़ा पता चला आपको कि VA कैसे मैं निकालूंगा, VB मैं कैसे निकालूंगा, VC मैं कैसे निकालूंगा। अगर इस कंटेनर में A का मैं वॉल्यूम लेता हूं तो V होगा, इस कंटेनर में अगर मैं B का वॉल्यूम लेता हूं तो V होगा, इस कंटेनर में अगर मैं C का वॉल्यूम लेता हूं तो V होगा। फिर VA VB VC कैसे निकालेंगे? समान परिस्थिति पर एक ऐसा कंटेनर लेंगे जिसमें मूविंग पिस्टन हो, तो समान ताप दाब पर गैस कितना आयतन घेरती है वो उसका आंशिक आयतन होगा, ठीक है जी। तो इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। और इसको प्रूव भी करेंगे, इसको प्रूव भी हम करेंगे। देखो इधर, और ये मेरा जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो आ गया V, वही तो V टोटल है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो कंटेनर है, कंटेनर नंबर 1, इसकी मैं बात करूं तो कंटेनर नंबर 1 में जो दाब है, कुल दाब, जो टोटल प्रेशर है वो P टोटल है, जो वॉल्यूम है V टोटल है, टोटल वॉल्यूम जो है वो V टोटल है, A का पार्शियल प्रेशर PA है, B का पार्शियल प्रेशर PB है, C का पार्शियल प्रेशर PC है। आंशिक दाब, A का आंशिक दाब PA, B का आंशिक दाब PB और C का आंशिक दाब PC। इसी तरह से इसे पार्शियल वॉल्यूम में भी हमने कन्वर्ट किया है। A का आंशिक वॉल्यूम VA है, B का आंशिक वॉल्यूम VB है और C का आंशिक वॉल्यूम VC है। या मैं कहूं कि A का आंशिक आयतन VA है, B का आंशिक आयतन VB है और C का आंशिक आयतन VC है। यहां तक क्लियर है? तो अब मैं इन सब पे आइडियल गैस इक्वेशन लगाता हूं। तो पहले तो मैं कुल दाब के लिए लगा लेता हूं। देखो यहां पर A के मोल कितने हैं? A के मोल है Na, B के मोल है Nb और C के मोल है Nc। अगर मैं इन्हें टोटल करता हूं तो N टोटल आ गया Na प्लस Nb प्लस Nc, ठीक है जी। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो V टोटल आ गया Va प्लस Vb प्लस Vc। सिमिलरली अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं तो टोटल प्रेशर आ गया Pa प्लस Pb प्लस Pc, ठीक है जी। और ये हमें लेके आना है, ये हमारा रूल कह रहा है, ये तो हम सब पढ़ ही चुके हैं, ये मुझे लेके आना है, ये हमारा रूल कह रहा है, ठीक है जी। तो पहले मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाता हूं। तो देखो मैं इनके लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाता हूं। तो सबसे पहले मैं A के लिए लगाता हूं। तो A का पिस्टन में दाब कितना है? मोल तो है ये
दाब कितना है P और टेम्परेचर कितना है T। जो यहां टेम्परेचर है वो यहां टेम्परेचर है, जो यहां दाब है वही यही दाब है, जो दाब यहां पर है वही दाब यहां पर है। तो NAPT और वॉल्यूम मेरा आया VA। तो PVA बराबर NART, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से मैं B के लिए लिख सकता हूं। अगर सेम कंटेनर ऐसा लूं और उसमें B को मैं लेता हूं तो मैं इक्वेशन लिखूंगा PVB बराबर NB इंटू RT, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से PVC बराबर NC इंटू RT इक्वल्स टू 3। मैंने ये सारे इक्वेशन कंटेनर नंबर 2 पे लगाए हैं। ये कंटेनर नंबर मेरा 1 था, ये कंटेनर नंबर 2 लिया है, जिसमें एक बार मैंने A लिया, दूसरी बार मैंने B लिया और तीसरी बार मैंने C लिया है। अब आगे देखिए, अब मैं कंटेनर नंबर 1 की बात करता हूं। जब मैं कंटेनर 1 की बात करूंगा तो वहां प्रेशर है V, वहां वॉल्यूम है V, जिसे आप टोटल भी लिख सकते हो, बराबर आ गया N टोटल RT। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। टेम्परेचर यहां भी T है, टेम्परेचर यहां भी T है। अब मैं थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाने की कोशिश करता हूं। देखो मैं करता हूं 1/4, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 4 से मैं डिवाइड करता हूं। तो इक्वेशन नंबर मेरा क्या है, PVA बराबर NART बटा PV N टोटल इंटू RT। RT से RT कैंसिल, P से P कैंसिल। तो जो वॉल्यूम का रेशियो है वही मोल्स का रेशियो आ गया। ठीक है जी, जो वॉल्यूम का परसेंटेज है इंटू 100, ठीक है जी, वही मोल्स का N टोटल इंटू 100 का परसेंटेज आ गया। दूसरी चीज, रेशियो ऑफ मोल, मोल का जो अनुपात होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ A होगा। मोल का जो अनुपात होता है ये क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A होगा। तो VA बाई V इक्वल्स टू NA बाई NT, VA बाई VT मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब इसे मैं बोलूंगा परसेंटेज वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ A, और ये बराबर हो गया परसेंटेज मोल्स ऑफ A। तो वॉल्यूम ऑफ A फॉर ए गैस और मोल्स ऑफ A फॉर ए गैस इक्वल कंडीशन आ गई। इसीलिए हमने कई बार क्या किया है वो मैं आपको बताता हूं, वो यहीं से आता है। कई बार हमने वॉल्यूम परसेंटेज को मोल परसेंटेज में गिन लिया है। जैसे हमको दिया 80% नाइट्रोजन है, 20% O2 है, तो हम इसे ही इसका मोल परसेंटेज मान लेते हैं, इसे ही इसका मोल परसेंटेज मान लेते हैं, जबकि ये दिया होता है वॉल्यूम परसेंटेज। आया समझ में? देखो थ्योरेटिकल रूप से अगर देखा जाए तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ध्यान रहे मैंने पूरा अच्छे से समझाया है, और अगर चूक गए तो ये गलती हो जाएगी, ये ध्यान रखना। मैंने वेल एक्सप्लेन किया है, अगर यहां समझने में गड़बड़ हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आगे देखो, अगर यहां पर VA मैंने लिखा है ना, तो ये VA यहां से आया है, ये VB यहां से आया है, ठीक है, ये VC यहां से आया है, इसमें कोई VA VB VC नहीं है। यहां पर अगर A का वॉल्यूम पूछता हूं तो V है, यहां पर B का वॉल्यूम पूछता हूं तो V है, यहां पर V का वॉल्यूम पूछता हूं तो V है, C का पूछता हूं तो C है, इस तरह से। तो यहां पर हमने देखा कि वॉल्यूम परसेंटेज निकल के आया, और देखो और भी चीजें निकल के आ रही हैं। इसका मतलब देखो क्या क्या निकल के आया। तो निकल के क्या आया कि VA इक्वल्स टू V इंटू XA, आगे निकल के V को ऊपर ले जाओ, VA बराबर VA इंटू XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ A।
ये आ गया आपका अलग अलग इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन VB इक्वल्स टू क्या आएगा, XB। तीसरा क्या आएगा, VC इक्वल्स टू V इंटू XC। ठीक है जी। अब मैं एक काम करता हूं, फर्स्ट रोमन इक्वेशन, सेकंड रोमन संख्या वाला इक्वेशन और थर्ड रोमन नंबर वाला इक्वेशन, तीनों को जोड़ देता हूं। फर्स्ट सेकंड थर्ड को मैंने जोड़ दिया, तो VA प्लस VB प्लस VC इक्वल्स टू, V मैंने कॉमन ले लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो मोल फ्रैक्शंस हैं इसका जोड़ अगर मैं निकालूं तो वो 1 आएगा। तो V इक्वल्स टू क्या आ गया, VA प्लस VB प्लस VC। तो हम इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस जरूर निकाल सकते हैं, हमारी कैलकुलेशंस जरूर आ जाएंगी। एक तो काम की चीज ये निकल के आई, ये तो हमने प्रूव कर दिया, लेकिन काम की चीज जो निकल के आई वो ये है। समझ में आया? दूसरी बात, जो वॉल्यूम का रेशियो है वही मोल्स का रेशियो है, तो ये वहीं से आया है। तो यहां मतलब VB अपॉन V बराबर NB अपॉन N टोटल बराबर मोल प्रभाजक B, और यहां भी लिख सकता हूं VC अपॉन V बराबर NC अपॉन N टोटल बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ C। ये सीन निकल के आया है, तो आप इसे गहराई से समझने की कोशिश करना। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, चांस कम है आने के, लेकिन फिर भी आपको ये अच्छे से आना चाहिए। कोई न्यूमेरिकल बेस्ड तो नहीं आएगा, इक्वेशन बेस्ड कोई क्वेश्चन हो सकता है। तो मैथमेटिकल इसका सिग्निफिकेंस है, लेकिन फिजिकली इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी सावधानी भी आपको रखनी है। मैथमेटिकल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम अप्लाई करने में दिक्कत आती है, इसलिए केवल इस पर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये ध्यान रखें आप। आगे चलते हैं। देखो, तो आगे एक प्रकार की प्रॉब्लम आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करते हैं। वो प्रॉब्लम देखो क्या है। मैंने कंटेनर दिया, इस कंटेनर में A, B और C ये 3 गैस हैं। इसके NA मोल्स हैं और इसका मोलर मास A है। इसके NB मोल्स हैं और इसका मोलर मास B है। इसके NC मोल्स हैं और इसका मोलर मास C है। इस तरह से डेटा हमें दिया हुआ है। इसने पूछा है कि भाई साहब ये जो मिक्सचर है, जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो मिक्सचर है, मुझे इसका मॉलिक्यूलर वेट बताइए। ये जो मिक्सचर है, मुझे इसका मॉलिक्यूलर वेट बताइए। तो कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं। इसकी गणना हम कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से देखते जाओ। तो मिक्सचर गैस का मोल में पढ़ाया था, मिक्सचर गैस का जो अणुभार होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, उसमें क्या करते हैं हम, एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। जिसको हमने AMM कहा था। और एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। जितना टोटल आपके पास मास है उसको टोटल मोल से डिवाइड कर दीजिए, आपके मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट? मॉलिक्यूलर वेट होता है मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। 1 मोल पदार्थ का जो वेट होता है उसको मॉलिक्यूलर वेट समझते हैं आप, इसी तरह से लेते हैं, ग्राम में होना चाहिए।
ठीक है जी। आगे देखो, तो अब इसका हमें अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, यानी कि AMM फाइंड करना है, तो मैं क्या करने वाला हूं, पहले मैं टोटल मास निकाल लेता हूं। तो टोटल मास निकालने के लिए जो इसका मोल गिवन है उसको मल्टीप्लाई करना होगा मुझे किससे, मोलर मास से। ए के मोलर मास से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ए का वेट आ गया। सिमिलरली अगर मैं बी के मोलर मास को बी के मोल से मल्टीप्लाई करता हूं तो बी का वेट आ गया। इसी तरह से अगर मैं सी के मोल्स को सी के मोलर मास से मल्टीप्लाई करता हूं तो सी का वेट आ गया। ये आ गया मेरे पास टोटल मास। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं टोटल मोल से, तो टोटल मोल से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो टोटल मोल्स मेरा है Na प्लस Nb प्लस Nc। आया समझ में? और इस तरह से ये मेरे पास आ गया, ये पूरा का पूरा AAM आ गया, एवरेज एटॉमिक AMM, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है जी, औसत अणु भार, ये आ गया। तो Na प्लस Nb प्लस Nc, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि समेशन ऑफ मोल्स और मोलर मास डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मोल्स, टोटल मोल्स। इस तरह से ये आ गया मेरे पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। इस तरह से निकाल सकता हूं। अभी क्वेश्चन भी करेंगे इस पे बेस्ड। इसमें एक चीज देखिए आप, इस पूरे को मैं एन टोटल लिख सकता हूं। Na प्लस Nb प्लस Nc को मैं एन टोटल लिख सकता हूं। तो देखो अगर मैं इस तरह से डाटा पुट करता हूं तो क्या निकल के आता है। तो AMM के लिए ये वाली कहानी भी इस्तेमाल की जा सकती है, और वो क्या है वो देखिए, Na गुणा Ma प्लस Nb गुणा Mb प्लस Nc गुणा Mc डिवाइडेड बाय N टोटल। अगर N टोटल को मैं अलग अलग करके डिवाइड करता हूं तो देखो क्या सीन आता है। AMM इक्वल्स टू Na अपॉन N टोटल इंटू Ma प्लस Nb अपॉन N टोटल इंटू Mb प्लस Nc अपॉन N टोटल इंटू मोलर मास ऑफ C। तो इसको आप गौर से देखिए, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ A है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ B है, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ C है। तो यहां से एवरेज मोलर मास जो आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू Ma प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू Mb प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C इंटू मोलर मास ऑफ C। इससे भी आप एवरेज मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखूं तो मैं लिखूंगा समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोलर मास। ये आ गया आपका। तो इस तरह के ऑप्शंस में हो सकते हैं। क्वेश्चन देखो इस पे बेस्ड कैसे आता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से आता है कि 80% आपके पास N2 है, ठीक है जी, और 20% आपके पास O2 है। ध्यान रहे जब कुछ नहीं बोला होता तो वॉल्यूम परसेंटेज होता है, और गैस के लिए जो वॉल्यूम परसेंटेज होता है वही उसका परसेंटेज ऑफ मोल होता है। अभी हमने देखा था। तो इसका साम मोलिकुलर वेट बताओ। सवाल है कि आपके पास N2 और O2 का मिक्सचर है, 80% उसमें N2 है और 20% उसमें O2 है। उस मिक्सचर का मोलिकुलर वेट निकालिए। तो मोलिकुलर वेट निकालने का सीधा सा फंडा है,
जो यहां से निकल के आया है। मोल फ्रैक्शन को अणुभार से गुणा कर दो, मोल प्रभाज को अणुभार से गुणा कर दो, मोल फ्रैक्शन को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, और सभी जो जितने भी कंपोनेंट हैं उस कंपोनेंट के मोल प्रभाज को अणुभार से गुणा करके जोड़ दो। एवरेज मोलर मास आ जाएगा, औसत अणुभार आ जाएगा। तो 80% वॉल्यूम है तो मोल फ्रैक्शन कितना आ गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आ गया 0.8। कैसे निकाला? 100 का भाग देके। अगर आपको परसेंटेज ऑफ मोल दे रखा हो, परसेंटेज ऑफ मोल दे रखा हो, उसको जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आता है, ध्यान रहे। और यहां से मोल फ्रैक्शन निकाला मैंने किसका? O2 का, और वो कितना आ गया? 0.2। तो अब जितने मोल फ्रैक्शन आए हैं उनको उनके अणुभार से गुणा करके जोड़ना ही तो है, ठीक है जी। और ये आ जाएगा आपके पास AMM। तो मैंने क्या किया, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, हो सकता है वीडियो में ना आए तो ऊपर मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है जी। तो AMM मुझे फाइंड करना है, तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाई N2 का कितना हो गया? 14 दूनी 28, बस होने वाला, ठीक है जी। प्लस, और ये है 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 32, ठीक है जी। तो जब इसको हमने ऐड किया, सारा किया, तो 28.8 आ रहा है, तो अप्रोक्स आ गया 29। इस तरह से इन प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। ये वाला पॉइंट मेरा पूरा हो चुका है, मैथमेटिकल पोर्शन। अब 100% थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा, और वो पोर्शन है रियल गैस। तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं, रियल गैस। तो हम चालू करते हैं अब अगला पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है वो देखिए। वो पॉइंट है रियल गैस वर्सेस आइडियल गैस। देखो, जब हम रियल गैस और आइडियल गैस को समझते हैं तो पहले मुझे दो चीज समझ लेनी चाहिए। पहली, यहां मैं दो बात करूंगा, मॉलिक्यूल्स के लेवल पे, ठीक है जी, और एक मैं बात करूंगा संगठन स्तर पे या स्टेट स्तर पे, गैस स्तर पे, और एक मैं गैस मॉलिक्यूल स्तर पे बात करूंगा। तो अब इसको ध्यान से समझो आप कि रियल गैस में और आइडियल गैस में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली रियल गैस आइडियल गैस से कंपेयर करके ही समझ में आएगी। देखो, आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV = nRT, ठीक है जी। और किसी भी टेम्परेचर पे और किसी भी प्रेशर पे, किसी भी टेम्परेचर पे और किसी भी प्रेशर पे आइडियल गैस PV = nRT को फॉलो करता है। आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है। लेकिन अगर मैं रियल गैस की बात करूं तो रियल गैस PV = nRT को केवल हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर फॉलो करता है। एक्चुअली PV = nRT को अगर मैं देखता हूं तो nRT/P, अगर मैं प्रेशर को लो कर देता हूं और टेम्परेचर को हाई कर देता हूं तो मेरा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पर रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो करती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस है। वो ये है कि जो रियल गैस है, वो ये है कि जो रियल गैस है इसका जो मॉलिक्यूल है
इसका सिग्निफिकेंट वॉल्यूम होता है। मतलब उसका कुछ वॉल्यूम डेफिनेटली होता है, बिना वॉल्यूम का मॉलिक्यूल नहीं होता। लेकिन आइडियल गैस का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है जी, इसका जो वॉल्यूम होता है मॉलिक्यूल का, ये नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। दूसरा बेसिक डिफरेंस ये है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जो रियल गैस है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स 1 और मॉलिक्यूल्स 2, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन पाया जाता है। ठीक है, या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगा, या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन यहां दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल 1, मॉलिक्यूल 2, इनके बीच में किसी टाइप का कोई फोर्स नहीं होता, यहां कोई फोर्स नहीं होता। तो ये बेसिक डिफरेंस है रियल गैस में और आइडियल गैस में। समझ में आया? अगला पॉइंट देखते हैं। अगर मैं आइडियल गैस के लिए पीवी कर्व बनाता हूं, जो हमने पहले बनाया है, तो इस तरह से आता है। ये आइडियल गैस के लिए हो गया। ठीक है जी। अगर वही पीवी कर्व मैं रियल गैस के लिए बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से आता है। वो ध्यान से देखिए। यहां अगर मैं गौर से देखूं तो यहां जो आइडियल गैस का वॉल्यूम है उससे ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, और यहां मैं गौर से देखूं तो यहां वॉल्यूम कम आ रहा है आइडियल गैस से। तो जब आइडियल गैस से वॉल्यूम कम आता है, इसको मैं बोलता हूं नेगेटिव डेविएशन, ऋणात्मक विचलन। और अगर ज्यादा आता है तो मैं इसे बोलता हूं पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन। ठीक है जी। ये धनात्मक विचलन आ रहा है और ये ऋणात्मक विचलन आ रहा है। अब ये कितना विचलन आता है, कौन सी गैस में आइडियल बिहेवियर से, ये आदर्श गैस व्यवहार है, इस व्यवहार से कौन सी गैस में कितना विचलन आ रहा है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए पहले भी हमने उस बारे में चर्चा की है। उसके लिए हम Z को स्टडी करते हैं। ठीक है जी। संपीड्य गुणांक, इसको हम स्टडी करते हैं। संपीड्य गुणांक हमें यह बताएगा Z कि कौन सी गैस में कितना डेविएशन आता है। इसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है कि देखो PV = nRT होता है। आइडियल गैस होगा तो उसे फॉलो करेगा, और रियल गैस होगा तो उसे फॉलो नहीं करेगा। रियल गैस होगा तो उसे फॉलो नहीं करेगा। तो इसमें कितना डेविएशन आ रहा है, ये अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं PV = nRT कि कितना डिफरेंस आ रहा है और वो रेशियो में कितना आ रहा है, और इसे कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। दूसरा तरीका है कि Z = V रियल गैस डिवाइडेड बाई V आइडियल गैस। V आइडियल गैस, इस रेशियो से भी मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूं कि ये जो गैस है ये कितना आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएशन शो कर रही है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे की जो बात है वो इस तरह से है कि व्हाट इज द मीन ऑफ V रियल गैस। ये V रियल गैस क्या है? तो V रियल गैस जो है ये वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है। जो आपने रियल गैस एज्यूम की है उसका जो वॉल्यूम है
वो वी रियल गैस है और ये प्रॉब्लम में गिवन होगा। ये मोस्ट प्रोबेबली आपको प्रॉब्लम में गिवन होगा। और दूसरा जो है वी आइडियल गैस, ये वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस है। ठीक है जी, ये हमें फाइंड आउट करना होगा, ये हमें प्रॉब्लम में फाइंड आउट करना होगा। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। इस तरह से हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है कि कोई भी रियल गैस अगर आइडियल गैस व्यवहार दर्शा रही है तो उससे वो कितना विचलन दर्शा रही है, आइडियल गैस बिहेवियर से कितना विचलन वो दर्शा रही है, डेविएशन वो दर्शा रही है, वो मैं जेड के थ्रू दर्शाता हूं। आ गया समझ में? आगे देखो कि z इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 है, अभी हमने ग्राफ में देखा था, तो मैं इसे पॉजिटिव डेविएशन कहूंगा। और z इक्वल्स टू लेस देन 1 है तो मैं इसे नेगेटिव डेविएशन कहूंगा। आ गया समझ में? पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता। तो पॉजिटिव डेविएशन में वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इसका मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन वहां ज्यादा होता है। दूसरी चीज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में पीवी का वैल्यू एनआरटी से ज्यादा आएगा और वी रियल का वैल्यू वी आइडियल से ज्यादा आएगा। ठीक है जी। और नेगेटिव डेविएशन में वॉल्यूम घटता है, इसका मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से पीवी का वैल्यू एनआरटी के वैल्यू से कम आएगा और वी रियल गैस का जो वैल्यू है वो वी आइडियल बिहेवियर से कम आएगा। ये बिहेवियर इस तरह से आएगा अगर जेड की कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से ज्यादा है और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से कम है। तो आगे एक क्वेश्चन है, वो मैं समझाता हूं और करता हूं। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मेरा है कि एक आइडियल एक गैस है, ये एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 25 लीटर शो करता। तो पहला सवाल तो ये है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि ये रियल गैस है कि आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस का तो मुझे पता है कि 22.4 लीटर होता है एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन। अब इसका 25 लीटर है तो ज्यादा है, 25 लीटर है ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या है, रियल गैस है। पहला सवाल कंप्लीट हो गया। दूसरा सवाल कि साहब ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है या नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसमें कौन सा डेविएशन ये शो कर रहा है, वो देखिए। V इक्वल्स टू Z इक्वल्स टू V रियल अपॉन V आइडियल। ठीक है जी। Z इक्वल्स टू आ गया V रियल अपॉन V आइडियल। तो आप इसे गौर से देखिए, V रियल मेरा है 25 लीटर, V आइडियल मेरा है 24.4 लीटर। इसका मतलब Z की वैल्यू 1 से बड़ी है और Z की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहा है। ठीक है जी। हमें Z की वैल्यू पूछ सकता है, हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के दे सकते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं अपन। मेरे पास A गैस, मेरे पास B गैस, मेरे पास C गैस और मेरे पास D गैस है। इनके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मान दिया गया है और वो मान कितना दिया गया है वो देखिए। मान दिया गया है, पहले का दिया गया है 1.6
दूसरे का दिया है 0.8, अगले का दिया है 0.6 और उसका दिया है 1.8। क्वेश्चन कह रहा है अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेविएशन बिहेवियर फ्रॉम आइडियल गैस। पहला क्वेश्चन है कि अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ increasing order of deviation from ideal gas behavior। अगला इसमें क्वेश्चन है and then in increasing order of attractive force between molecules। attractive force between molecules नंबर 3 increasing order of repulsive force। ये सारा इसने पूछा है, ठीक है। तो देखिए आइडियल गैस बिहेवियर से अगर डेविएशन निकालना है तो मुझे क्या करना है, जो फैक्टर है उसमें से 1 माइनस करना है, जो भी फैक्टर की वैल्यू है उसका माइनस करके, और मुझे वो वैल्यू लेनी है बिना प्लस माइनस के साथ में। जैसे ए के लिए मेरी वैल्यू आएगी 0.4, बी के लिए मेरी वैल्यू आएगी 0.2, सी के लिए मेरी वैल्यू आएगी 0.4, सॉरी ए के लिए मेरी 0.6 आएगी, और डी के लिए मेरी वैल्यू आएगी 0.8। एक्चुअली आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू 1 होती है, तो एक से कोई जितना कम हो तो वो व्यवहार में रियल गैस बिहेवियर दर्शा रहा है, उतना ही ज्यादा, और Z से कोई ज्यादा हो या कम हो, दोनों ही केस में अगर बहुत कम है तब भी वो आइडियल गैस बिहेवियर ज्यादा दर्शा रहा है, अगर एक से बहुत ज्यादा है Z की वैल्यू तो भी वो आइडियल गैस बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंज दर्शा रहा है, बहुत ज्यादा दूरी दर्शा रहा है, डेविएशन दर्शा रहा है। डेविएशन का मतलब हो गया विचलन, डेविएशन का मतलब हो गया विचलन। तो अगर मैं इसे अरेंज करूं तो डी का सबसे ज्यादा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है तो सबसे पहले उसको रखो जो सबसे कम है, तो बी का सबसे कम है, बी के बाद नंबर आता है सी का, उसके बाद नंबर आता है ए का, और सबसे ज्यादा है डी का। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अब आप गौर से देखिए, अब मुझे बताना है अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, रिपल्सिव फोर्स ऑर्डर बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर आपके पास पॉजिटिव डेविएशन है, ठीक है जी, तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में वॉल्यूम ज्यादा आता है, अर्थात फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा होता है, ठीक है जी। तो पॉजिटिव डेविएशन कब आएगा, जब Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है।
तो ये हो सकता है अपने रिपल्सिव फोर्स में काम आए। और अगर नेगेटिव डेविएशन है तो नेगेटिव डेविएशन में जो वॉल्यूम है वो कम आएगा, अर्थात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा काम करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज्यादा काम करेंगे तो हम ऑर्डर उसके लिए देंगे नेगेटिव डेविएशन के अकॉर्डिंग। तो अब इन सब की वैल्यू आप देखिए, देखो A 1.6 Z से 0.6 प्लस है, तो मैं देखो इसको किस तरह लिखता हूं, 0.6 पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है जी। इसे मैं लिखता हूं नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि Z से वैल्यू कम है। जब Z से वैल्यू कम होगी तो वो नेगेटिव डेविएशन में काउंट होगा। तो नेगेटिव डेविएशन कितना है, 0.8 को 1 में से माइनस करो 0.2, ठीक है जी। अब ये 0.6 है तो ये भी नेगेटिव डेविएशन है, ठीक है जी। तो नेगेटिव डेविएशन है 0.6, तो आप ये देखिए और कितना नेगेटिव है 0.4, और ये 1.8 है, मतलब Z से ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन है, ठीक है जी। और ये कितना है 0.8। अब इसमें आप गौर से देखिए कि अगर मुझे रिपल्सिव फोर्स का ऑर्डर देना है तो मैं पॉजिटिव डेविएशन वालों को देखूंगा, और अगर मुझे अट्रैक्शन फोर्स का ऑर्डर देना है तो मैं नेगेटिव डेविएशन वालों को देखूंगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, स्टैंड्स फॉर अट्रैक्शन और दीज स्टैंड्स फॉर रिपल्शन। ये जो है ये रिपल्सन से, जो पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं रिपल्सिव फोर्स से रिलेटेड है, और ये जो है ये अट्रैक्टिव फोर्स से रिलेटेड है। अब इनका ऑर्डर देते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव फोर्स, ठीक है जी। आ जाओ रिपल्सिव फोर्स में। चलो पहले मैं तीसरा पहले ये कर देता हूं। तो रिपल्सिव फोर्स किससे रिलेटेड है, पॉजिटिव डेविएशन से। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन किस में है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन किस में है साहब, इसमें है 0.6 और 0.8 में, इसमें है। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन किस में होगा, डी गैस में। तो सबसे ज्यादा डी में होगा, उससे कम किस में होगा, उससे कम होगा ए में, उससे कम होगा ए में। सबसे कम किस में होगा, सबसे कम उसमें होगा जिसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव डेविएशन है, क्योंकि जब नेगेटिव डेविएशन होगा तो उसमें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएंगे। तो यहां अब मैं लिखूंगा किसको, सबसे कम में तो चला गया सी, अब नंबर आएगा बी का, और उसके बाद आ गया सी। इस तरह से आपको ये करने हैं। और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस किससे रिलेटेड है, नेगेटिव डेविएशन से। तो नेगेटिव डेविएशन ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा सी में। तो सी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होंगे, उससे कम होंगे बी में, फिर सबसे कम होंगे डी में, तो ए बच गया, ए का नंबर यहां आ गया। इस तरह से मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर दिए फोर्स ऑफ रिपल्शन के और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, ये सवाल में पूछे गए क्वेश्चन थे। अगला पॉइंट देखो, अगला मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन ऑफ Z with temperature and pressure। टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग Z में क्या वेरिएशन आ रहे हैं, ये मेरा पॉइंट है। तो केस 1 करके पढ़ लेते हैं। केस 1, Z वर्सेज P, Z का P के साथ क्या वेरिएशन आता है। प्रेशर के लिए और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z के लिए अगर मैं कर्व बनाऊं तो आप जानते हैं Z का वैल्यू जहां 1 होगा वहां पर आइडियल गैस बिहेवियर होगा। इस कर्व में अगर ऊपर वाला पोर्शन देखा जाए तो ये 1 से ज़्यादा वैल्यू है, और नीचे वाला पोर्शन देखा जाए तो 1 से कम वैल्यू है। 1 से ज़्यादा वैल्यू अगर है तो पॉजिटिव डेविएशन है, 1 से कम वैल्यू है तो ये नेगेटिव डेविएशन है, ठीक है जी।
अब आप क्या करते हो, इधर प्रेशर बढ़ाते हो। तो एक चीज आप ध्यान रखें, इस कर्व में, इस बिहेवियर में ये देखा गया है कि H2 गैस और हीलियम गैस, ठीक है जी, हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ऑलवेज। साथ ही इनका जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन कर्व आता है। ये बात आप ध्यान रखें, लिख भी सकते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस के लिए पॉजिटिव डेविएशन आता है हमेशा। आप देख रहे हैं, अगर मैं लो प्रेशर, मान लो ये लो प्रेशर का एरिया है और ये हाई प्रेशर का एरिया है, ठीक है जी। तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर का जो एरिया है, अगर इसको गौर से देखा जाए तो सभी पे स्टेट मतलब उसका जो पॉजिटिव डेविएशन मिलता है। लेकिन अगर मैं अदर गैस की बात करूं, इसके अलावा गैसों की अगर मैं बात करूं, तो उनका कर्व कुछ इस तरह आता है। मतलब लो प्रेशर पे वो नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं और हाई प्रेशर पे वो पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं। नेगेटिव डेविएशन ऋणात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन धनात्मक विचलन। यहां कर्व से ये जितना नीचे जा रही है, इसे डिप ऑफ कर्व बोलते हैं। जितना नीचे जा रही है, मान लीजिए इसका डिस्टेंस x है, x की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना डेविएशन होगा, उतना ज्यादा डेविएशन होगा। जितनी ज्यादा वैल्यू ऑफ x होगी उतना ज्यादा डेविएशन होगा। फॉर ऑल रिमेनिंग गैस, जो आपकी हाइड्रोजन और हीलियम है, इसके अलावा जो भी गैस हैं उनके लिए इस तरह का कर्व आएगा और ये कर्वेचर कर्व आएगा। पहली बात। दो बात, लो प्रेशर पे नेगेटिव डेविएशन, हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डेविएशन। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है जी। लो प्रेशर पे ये नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं और हाई प्रेशर पे वो पॉजिटिव डेविएशन शो करती है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको समझ में आ गई होंगी। ये केस 1 था। अब और देखिए, एक बात और समझ में आई कि जितना डीप ऑफ द कर्व होगा उतना ज़्यादा उसका डेविएशन होगा। अच्छा जी, यानी कि आइडियल गैस बिहेवियर से उतनी दूरी होगी, आइडियल गैस बिहेवियर में उतनी ही कमी आएगी, ये मैं कह सकता हूँ, कमी आएगी। और नेगेटिव डेविएशन के लिए कौन काम करता अभी बताया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है जी। तो उतने ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगे, ठीक है जी। जितना ज़्यादा हमारा नेगेटिव डेविएशन होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, तो अट्रैक्टिव फोर्सेज ज़्यादा एक्टिव होंगे। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जितना ज़्यादा डेविएशन होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब इसी कर्व को अगर मैं डिफरेंट गैस के लिए बनाता हूँ, यह कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हो गया, ये प्रेशर हो गया, और ये आपका आइडियल गैस बिहेवियर हो गया, Z की वैल्यू 1 हो गई। अगर डिफरेंट गैसेस के लिए बनाऊं तो कुछ इस तरह से आता है। सबके लिए डिप जो आता है उसकी वैल्यू अलग अलग आती है, ठीक है जी। जैसे आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो वहाँ भी दिया हुआ है, जैसे ही मान लो ये N2 का हो गया, ये O2 का हो गया, ये CO2 गैस का हो गया, और ये आप मान लीजिए जिसमें वान डेर वाल्स बल होगा, HCl गैस ले लो, ऐसे कोई भी गैस आप ले सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से कर्व आएगा अलग अलग गैस के लिए।
सबका डिप अलग अलग आएगा, अलग अलग गैस का अलग अलग डिप आएगा। किसी में आइडियल गैस बिहेवियर से ज़्यादा दूरी होगी, किसी में आइडियल गैस बिहेवियर में ज़्यादा दूरी नहीं होगी। तो ये सारा इस तरह से चलने वाला है, आप इसको गौर से समझ लीजिए, यही पॉइंट है इसमें। एक क्वेश्चन जैसे मैं इस पे दे देता हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो देखो। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेरे पास 4 गैस हैं, प्रेशर के साथ में Z का कर्व दिया हुआ है, ये आइडियल गैस बिहेवियर हो गया कि साहब A गैस है, B गैस है, C गैस है और D गैस है। A, B, C, D गैस है। सबकी सब गैसों को अट्रैक्टिव फोर्स में अरेंज करो, अट्रैक्टिव फोर्स में अरेंज करो। तो जानते हैं D में सबसे ज़्यादा डिप है, तो D में सबसे ज़्यादा, उसके बाद कम C, उसके बाद कम B और उसके बाद कम A। इस तरह से ये सवाल बनते हैं और ये जो मेन पॉइंट थे ये मैंने बता दिए हैं। आगे देखते हैं, केस 2 देख लेते हैं अब, Z वर्सेज T। तो केस 2 में देखिए, केस 2 में क्या होता है, यहाँ भी कर्व मुझे Z और P में ही बनाना होगा और टेम्परेचर बिहेवियर को मैं कैसे दिखाऊंगा ये देखिए। ये आइडियल गैस बिहेवियर हो गया। आप जानते हैं अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो आइडियल गैस बिहेवियर से गैस उतनी ही दूर जाता है, आइडियल गैस बिहेवियर से उतनी ही दूर जाता है, यानी कि x की वैल्यू बढ़ती है, मतलब डिप ऑफ कर्व बढ़ता है। ये समझने वाली बात है। तो मैंने ये कर्व बनाया, मैंने ये कर्व बनाया, मैंने ये कर्व बनाया और मैंने ये कर्व बनाया। ये T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर है, ये T3 टेम्परेचर है, ये T4 टेम्परेचर है। तो T4 टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, फिर T3, फिर T2, T1 सबसे कम टेम्परेचर होगा क्योंकि वहाँ आइडियल गैस बिहेवियर से दूरी सबसे कम है। तो Z और T का रिलेशन हम देखते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हमने पढ़ा था कि हाई टेम्परेचर पे रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर शो करती है। तो जब टेम्परेचर को मैं हाई कर दूंगा तो आइडियल गैस बिहेवियर की तरफ गैस बढ़ेगी, गैस का अप्रोच आइडियल गैस बिहेवियर की तरफ होगा। इसका मतलब जो x है, जो डिप ऑफ द कर्व का जो डिस्टेंस है वो घटेगा, ठीक है जी। डिप ऑफ कर्व घटेगा और डिप ऑफ कर्व घटेगा तो आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। तो इसका कर्व भी हम Z और P के बीच में ही बनाते हैं। ये आपका आइडियल गैस बिहेवियर हो गया। तो आप देखिए यहां सेम गैस है, एक ही गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे कर्व बना रहे हैं। आप देखिए ये T1 टेम्परेचर का है, ये T2 टेम्परेचर का है, ये T3 टेम्परेचर का है। तो T1 में डिप कम आ रहा है, T2 में डिप ज़्यादा आ रहा है, T3 में डिप और ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब T1 टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा आइडियल बिहेवियर के नज़दीक है, तो T1 सबसे ज़्यादा है, फिर T2 है और फिर T3 है। तो इस तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। अगला पॉइंट मेरा है कारण, रीजन फॉर इसका क्या कारण है कि आइडियल गैस जो है वो अलग व्यवहार दर्शाती है और रियल जो गैस है वो अलग व्यवहार दर्शाती है। इसका रीजन पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मेरा रीजन ऑफ डेविएशन फ्रॉम
आइडियल गैस बिहेवियर। क्या कारण है कि जो रियल गैस है वो आइडियल गैस बिहेवियर से अलग व्यवहार शो करती है? ज़्यादा नहीं है इसमें, एक दो काम की बात है कि देखो जो आइडियल गैस होती है ये पॉइंट मास होता है। पॉइंट मास का क्या मतलब है? साहब इसका वॉल्यूम जो है ना वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। और जो रियल गैस है इसका जो मॉलिक्यूल है वो एक इस तरह से रिजिड बॉडी होता है, रिजिड स्फेरिकल बॉडी होता है, ठीक है जी। तो जब ये रिजिड स्फेरिकल बॉडी होता है तो इसका एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम होता है। ये काम की बात है यहां पर। पहली बात तो ये कि साहब इसलिए ये व्यवहार अलग शो करता है। दूसरा पॉइंट मैं निकाल के लाता हूं, क्या वो देखना ध्यान से कि एक रियल गैस जो है अगर इसको मैं कंप्रेस करूं तो ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आप जितनी भी गैस यूज करते होंगे घर पे, यूज जो करते हैं उसकी बात हम कर रहे हैं, जो यूज नहीं करते उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो सारी की सारी आप लिक्विड फॉर्म में ला करके यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी रियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और उसको मैंने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया है तो मैंने किया क्या है वो देखो। मैंने किया है कि वहां मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसे इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब अगर मैं उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर पा रहा हूं इसका मतलब है कि वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से मौजूद था, ठीक है जी। इसका कैसे पता चलेगी? रिजिड स्फेरिकल बॉडी है। आप एक काम करो, एक कंटेनर में पिस्टन लो और इसमें गैस भर दो और वेरी हाई प्रेशर लगा के इसे दबाते रहो, दबाते रहो, दबाते रहो। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका स्टेट जो भी चेंज हो, लिक्विड में कन्वर्ट हो चाहे सॉलिड में कन्वर्ट हो, एक टाइम ऐसा आएगा उसके बाद ये पिस्टन नीचे नहीं जा पाएगा, ठीक है। और ये इसका जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होगा, ठीक है जी। तो ये कारण होते हैं किस चीज के? आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन शो करने के, आदर्श गैस व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करने के, और एक कारण ये होता है। देखो अगले एक दो लेक्चर में मैं गैस स्टेट कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद आप साथ के साथ पढ़ते जाइए, आप मुझसे डाउट पूछिए। मैंने नंबर आपको दिया हुआ है, नंबर मेरा ये है। आप डाउट नहीं पूछते इसका मतलब आप सीट नहीं कर रहे हैं। आप फ़ोन करके मुझे बता सकते हैं कि मैंने सर डाउट भेजा है, मुझे ये डाउट आया है। आपके डाउट डेफिनेटली कंप्लीट किए जाएंगे। एक दिन में लगभग 2 वीडियो रिकॉर्ड हो पाती हैं और उनको एडिट कर पाते हैं। ज़्यादा में अभी इतना हो नहीं पा रहा है। जो दिया जा रहा है तो उसको अच्छे से पढ़ो। धन्यवाद।